ओवैसी के बवंडर को रोकना मुश्किल है। मजलिस को मिले समर्थन ने हैदराबादी भाईजान के आत्मविश्वास को इस कदर ऊंचा किया है कि अब वो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बवंडर लाने की तैयारी में है। ओवैसी पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, तो वहीं यूपी में ओवैसी तकरीबन 200 सीटों पर टक्कर देने की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर के नेतृत्व में जनता उन्नयन पार्टी के लिए उमड़ा ये जनसैलाब देखिए। लाखों की तादाद में आए मुस्लिम समर्थकों ने पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत दे दिए। इस मंच पर ओवैसी की पार्टी AIMIM की मौजूदगी ने एक मजबूत थर्ड फ्रंट को आकार दे दिया है। AIMIM के बंगाल प्रमुख इमरान सोलंकी मंच पर मौजूद है, यानी हुमायूं कबीर को AIMIM का पूरा समर्थन है। दरअसल एक दिन पहले ही इमरान सोलंकी ने हुमायूं कबीर से जब मुलाकात की और सभा में मौजूद रहने की बात सामने आई, तभी से यह साफ हो गया था कि बंगाल में आज बड़े बदलाव की तस्वीर सामने आएगी। बिहार और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में शानदार नतीजों से कॉन्फिडेंट ओवैसी की AIMIM ने एक साथ दो फ्रंट पर मोर्चा खोला है और मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले दो बड़े नेताओं का ब्लड प्रेशर हाई किया है। खास करके पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के वोट बैंक पर ओवैसी का सबसे बड़ा अटैक है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2026 के जिला पंचायत चुनाव में सभी 75 जिलों में पार्टी लड़ेगी और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तकरीबन 200 सीटों पर AIMIM की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे 2027 का, उसके पहले जिला पंचायत का इलेक्शन है। मजबूती के साथ हम तैयारी कर रहे हैं, लगातार मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूं और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत थर्ड फ्रंट बने, क्योंकि समाजवादी पार्टी या उसका जो गठबंधन है 2017 में 2022 में नहीं रोक पाया बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, और दूर दूर तक कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि 2027 में बीजेपी को रोक पाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने, वो बीजेपी को रोके थर्ड फ्रंट हो, जिसमें दलितों की पार्टियां हो, मुस्लिम हमारी MIM पार्टी उसका हिस्सा हो, पिछड़े समाज की पार्टियां हो, तो तमाम पार्टियां मिलकर के एक मजबूत थर्ड फ्रंट बनना चाहिए। AIMIM की रणनीति साफ है। पार्टी मुस्लिम समुदाय में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, साथ ही जमात के बीच एक स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प देना चाहती है। दरअसल यूपी में अपनी ताकत दिखाने को बेताब है ओवैसी, और ये उनके बयानों से पहले ही साफ हो चुका है। को लग रहा है कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया MIM और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर ये जो इल्जाम लगाने वालों को तकलीफ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे, ये एजेंट हैं, ब्रोकरी का काम करते थे, हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की मुस्लिम आबादी में ओवैसी का प्रभाव भी बढ़ रहा है। देखिए, जिस तरह के देश के हालात हैं उस हिसाब से सोच बदल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हुई या कांग्रेस हुई, जो मुस्लिम मसाइल है उसके लिए वो आगे नहीं आ रही। तो कहीं कहीं मुस्लिम समाज को ये लग रहा है कि हमें एक नई क़यादत चाहिए। देखिए, वो पार्टी एक मुस्लिम लीग पार्टी है, वो अपने साथ सभी को लेकर चल रही है। वो अपने राज्य में भी और जगह भी, हिंदुस्तान है, सभी को जमहूरियत है, सभी को अपना अपना अधिकार है। देखिए, मुस्लिम रुझान ज्यादातर बढ़ रहा है मजलिस की तरफ को। वो इसलिए बढ़ रहा है कि और दूसरी पार्टी जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम का वोट तो मांगती हैं, लेकिन मुस्लिम की बात नहीं करती। वोट की भी कीमत वही होती है और 1 करोड़ की भी वही होती है। अब रहा सवाल इस बात का कि ओवैसी साहब की पार्टी किस तरीके से उभर कर आ रही है। उनके लिए बहुत खुशी की बात है। ओवैसी साहब के लिए अगर वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत अपने लिए रंग ला रही है, तो बहुत अच्छी बात है। यूपी में लगभग 19 से 20% मुस्लिम आबादी है।
2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने चुनिंदा सीटों पर लड़ा था। तब भी AIMIM के वोट शेयर ने कई जगह सपा गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। जैसे बाराबंकी, नकुड़, शाहगंज और सुल्तानपुर की सीट पर AIMIM को मिली सीटें सपा के हार के मार्जिन से ज्यादा थी। जैसे बाराबंकी में ही सपा 217 वोटों से हारी थी, जबकि AIMIM को यहां 8,541 वोट मिले थे। लेकिन ये बात 4 साल पहले की। इन 4 सालों में ओवैसी और ओवैसी की पार्टी ने अपनी लोकप्रियता के ग्राफ को काफी बढ़ाया है। बिहार और महाराष्ट्र में शानदार नतीजे भी दिए हैं। महाराष्ट्र में हाल में हुए निकाय चुनाव या लोकल बॉडीज इलेक्शन में एक देखा जा रहा है कि ओवैसी को बहुत बड़ा जन समर्थन मिला है, खासतौर पर मुसलमानों का, जिसकी वजह से उनके जो नंबर्स हैं सीट के काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो सवाल ऐसा है कि क्या मुसलमान ओवैसी की बातों पर भरोसा करते हैं? हम मुंबई के एक एंटॉप हिल इलाके में हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है शहर का। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ओवैसी जी की जो झूठी बातें हैं, जो उन्होंने लोगों को गुमराह करके जो हमारे मुसलमान भाइयों को वोट लेते हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला सर। बोल रहे हैं ओवैसी बार बार, ज्यादातर उनके नेता हो चाहे वो खुद हो, कि वो देश के प्रधानमंत्री एक बुर्का पहनने वाली महिला को बनाना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक जो ओपन विचार की महिला है मुस्लिम, क्या उसके ओवैसी विरोधी हैं? बुरखे वाली क्यों बनेगी प्रधानमंत्री? बगैर बुरखे की भी तो बन सकती है। ये हमारी बहन खड़ी है बुरखे वाली, तो ये बन सकती है और हम नहीं बन सकते? ये गलत है। ऐसी बात नहीं कि वो पसंद नहीं करते, वो नहीं, बात वो तो करते हैं अपनी, मगर ये है कि वो भड़काने वाली बात भी मुसलमानों के करीबी और हिंदू मुस्लिम की बात, तो वो सब नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे तो ऐसी बातें नहीं लगती है ज्यादा उनकी। नहीं। आपको उनको सुनना पसंद है? हाँ, उनकी बातें अच्छी लगती है। ओवैसी साहब का एक अलग ही स्टाइल है, जिस वजह से सभी फैड हो रहे हैं उनके। अगर आप भी देखो तो यानी कि उनका एक वो जो पतंग वाला स्टाइल है, बच्चों को क्या होता है कि यानी कि वो चीज इंटरेक्ट करती है, जिस वजह से शायद से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर रही है आज के तारीख में। वो मुसलमान के लिए बोलते हैं, उसके बाद महादलित के लिए और पिछड़ा जाति के लिए बोल रहे हैं। वो जो पीछे ये जो जाति दबे कुचले हुए हैं, उनके लिए वो आवाज उठा रहे हैं। एक चाहे मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, कोई किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो या फिर किसी भी दल का वो इंसान हो, हर एक उसके प्लेटफॉर्म में आकर के काम करते हैं, हर एक को चाहते हैं। ओवैसी यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सपा का मुस्लिम यादव गठजोड़ लंबे समय से मजबूत रहा है और मुस्लिम वोट बैंक उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। अखिलेश ने इस गठजोड़ में अब पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की इंजीनियरिंग लगाई है, जिसमें ए यानी अल्पसंख्यक के सामने ओवैसी नए और मजबूत विकल्प के तौर पर उभरे हैं। AIMIM की मौजूदगी निश्चित तौर पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा करेगी और ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। साल 2022 में जो ओवैसी वोट कटर माने जाते थे, 27 में वोट गेनर के साथ साथ विनर भी साबित हो सकते हैं। जाहिर है समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि AIMIM यूपी में मजबूती से चुनाव लड़े, लेकिन ओवैसी मुस्लिम लीडरशिप के लिए लगातार जोश भर रहे हैं। शेर घाटी के नौजवानों बुजुर्गों, मैं हैदराबाद से पहले भी तो आपके दरमियान में आया था, आज भी आया हूं और कल भी आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ तुम्हारे वोटों के लिए इलेक्शन के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं इसलिए आ रहा हूं कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी जिंदगी को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम नेता बनो, तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो। मैं चाहता हूं कि तुम कायद बनो। मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे पीछे दौड़े और जिंदाबाद के नारे मजलिस पर तुम्हारे लगाए। पिछले कुछ सालों में CA, NRC, लॉ जिहाद, मस्जिद मंदिर विवाद, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन ने मुस्लिम समुदाय में इस भावना को पैदा किया कि मुख्यधारा की पार्टियां उनकी असली आवाज को मजबूती से नहीं उठाती, जबकि AIMIM इसे मुस्लिम एक्सक्लूसिव राजनीति के रूप में पेश कर रही है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे
और चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। 6 महीने तक 50,000 लोग कपड़ों के टेंटों में मैदानों में थे, मैं देख चुका हूं। आज समाजवादी का अखिलेश हमारी तारीखी सरजमीन पर आकर हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है। ये आपको फैसला करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। दरअसल ओवैसी के बढ़ते प्रभाव की कई और वजहें हैं। ओवैसी की छवि करिश्माई है, संसद से लेकर सड़क तक वो बेबाक है। युवाओं में उनका भरोसा बढ़ रहा है। मुसलमानों की बात तो सब करते हैं, बावजूद इसके मुसलमानों को अब भी ये लगता है कि मौजूदा सियासी पार्टियां उन्हें सिर्फ वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल करती हैं। उनके मसलों पर गंभीरता से कोई विचार नहीं करता और यही कारण है कि उनके अंदर असंतोष और असुरक्षा की जो भावना है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और यही वजह भी है कि मुसलमान अब ओवैसी को मजबूत विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायक जीते थे, मतलब उन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड बरकरार रखा। जबकि महाराष्ट्र के 13 नगर निगमों में उनके 126 पार्षदों ने जीत हासिल की। और अब बारी पहले पश्चिम बंगाल की है और फिर उत्तर प्रदेश की, जहां ओवैसी को अपनी ताकत दिखानी है। लिहाजा तैयारी के साथ साथ गठबंधन पर भी जोर है। उत्तर प्रदेश में AIMIM दलित वोट बैंक के साथ अपना फ्रंट खोलना चाहती है। बीएसपी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बीएसपी जितना कमजोर होगी, बीजेपी उतना मजबूत होगी। तो यकीनन हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो यही है कि उत्तर प्रदेश में MIM और बीएसपी का अलायंस होना चाहिए। हम ये चाहते हैं। अब ये बीएसपी को सोचना है कि बीएसपी क्या चाहती है, और यही दलित और मुसलमानों का एक बेहतरीन नेचुरल अलायंस कहलाएगा। 20-20-40 होते हैं और हम बीजेपी को आसानी से रोक सकते हैं। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पर दांव समाजवादी पार्टी ने भी लगा रखा है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी AIMIM की रणनीति कामयाब हुई तो 2027 सपा के लिए टफ बैटल साबित होगा। अखिलेश AIMIM से कैसे घबराए हुए हैं, ये उनके जवाब में अभी से नजर आने लगा है। सवाल था AIMIM से गठबंधन करेंगे, तो जवाब क्या आया और किधर घूम गया, जरा ये सुनिए। 27 में क्या ओवैसी को गठबंधन में लेंगे आप? अभी PDA ने अभी बीजेपी को हराया है। हाँ, ये बीजेपी को हटाओ भैया। 27 को लेकर देखिए भैया, 27 को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं? अभी PDA ने हराया है। PDA की ताकत की वजह से मैं देख रहा हूँ कई लोग PDA से घबराए हुए थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि PDA की वजह से UGC ले आए। AIMIM ग्राउंड वर्क तेज कर रही है, जिला स्तर पर संगठन खड़ा कर युवाओं को जोड़ रही है और स्थानीय मुद्दों पर फोकस AIMIM की रणनीति है। चुनौती सपा के लिए ही नहीं, चुनौती पश्चिम बंगाल में भी है। बंगाल में चुनाव सिर पर है। 2021 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी बंगाल में भले कुछ खास नहीं कर सकी थी, लेकिन इस बार AIMIM फॉर्म में है। 2021 में बंगाल में 75% मुस्लिम वोट TMC को मिले थे। अगर ओवैसी फैक्टर ने बंगाल में बिहार और महाराष्ट्र वाली रफ्तार पकड़ी तो सीधा असर ममता बनर्जी के 75% मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ेगा। बंगाल में करीब 6 जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। इनमें मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी, जंगीपुर में 62%, मालदा में 51%, उत्तर दिनाजपुर में 50%, वीरभूम में 37% और दक्षिण परगना में 35.5%। ये आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक है। इस पूरे वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने ओवैसी के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा ने हुमायूं कबीर को जबरदस्त सुर्खियों में भी ला रखा है। उस पर ओवैसी जैसे तेज तर्रार नेता का समर्थन ममता बनर्जी के वोट बैंक के लिए सबसे घातक फ्रंट साबित हो सकता है। हमको पूछा, आर यू हिंदू? हमने बोला हम गौरव प्रसाद, आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, आई एम इंडियन, व्हाट कैन यू डू?
डिवाइड एंड रूल चाहते हैं। ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने अलग पश्चिम बंगाल में मोर्चा खोल रखा है। 2 दिन के बंगाल दौरे पर रहे गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर आज आखिरी दिन जमकर हमला बोला। बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गया। ये 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। टाटा बाय बाय कहने का। बंगाल की जनता टीएमसी को कम्युनिस्टों से मुक्ति पाने के लिए आई और टीएमसी ने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने का काम कर दिया। यहां कटमनी, भतीजे की दादागिरी, पुलिस का दुरुपयोग और घुसपैठ एक इंडस्ट्री बना हुआ है। यानी बंगाल का बैटल अपने शबाब पर आ रहा है, लेकिन सबकी पेशानी पर बल ओवैसी ला रहे हैं। ओवैसी का विजय रथ अगर नहीं रुका तो इस देश में मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स का नया फ्रंट बड़े बदलाव के साथ बहुतों की दुकानों को बंद कर सकता है। विनोद मिश्रा के साथ पूजा मेहता, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।